हेलो एवरीवन। सो आज अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर 1 पॉलिटी का। इसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन ये बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी पावर कहाँ कहाँ से आती है। पॉइंट ए, इसकी रिप्रेजेंटेटिव्स आती है। क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, हम क्या प्रोसीजर या किस प्रोसेस से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उधर से इसकी पावर आती है। थर्ड, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उससे हमारे इसमें पावर आती है। कैसे? पहला हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो सोसाइटी के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हर सेक्शन के, हर माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल एरिया, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंस ये जो रिप्रेजेंटेटिव है सब अलग अलग सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कभी भी खुद के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। ये हमेशा क्या सोचते हैं? नेशन के इंटरेस्ट के बारे में। ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजंस ये बताते हैं या जो भी प्रोविजंस पे डिस्कशन होता है वो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये बात तो सही है कि अगर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबका ओपिनियन अलग होगा। तो ओपिनियन भी ये नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में अगर इनका कोई डिस्कशन हुआ कि इंडिया में सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में क्या होगा, जो पावर होगी वो दिल्ली के पास ही होगी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होगी। और यूनियन गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेगी स्टेट के लिए भी और एज अ कंट्री एज अ होल। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, यूनियन होता है, फिर यूनियन की पावर बढ़ती है स्टेट गवर्नमेंट में, फिर स्टेट की लोकल लेवल पे, जैसे आपका पंचायती राज और आपका म्यूनिसिपल। ऐसे कोई और इशू हो सकता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जुडिशरी की क्या पावर होनी चाहिए। तो इन सारे प्रोविजंस पे प्रॉपर जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है वो ये होता है, सारी डिटेलिंग होती है, सारा डिस्कशन होता है, इन पे स्क्रूटनी होती है, मतलब प्रॉपर सारी डिटेल्स देखते हैं। तो एज अ होल इस पे क्या होता है, रीजनिंग होती है। ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। ये जो अपन बोल रहे हैं ना, सेकंड, इसकी पावर कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीजर से आती है, डिटेलिंग, डिस्कशन, स्क्रूटनी और रीजनिंग। और इनकी वैल्यू क्या है कि ये नेशन के इंटरेस्ट को देखते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। सिर्फ एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिना किसी डिटेलिंग, मतलब बिना प्रॉपर सबके डिबेटिंग के हुआ है। प्रॉपर नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ है, लेकिन इस पे किसी का अगेंस्ट ओपिनियन नहीं था, सबका एक मत ओपिनियन था। वो था यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज ये बोलता है कि हर सिटीजन एक पर्टिकुलर एज के बाद वोट कर सकता है और सबके वोट की इक्वल वैल्यू होगी। किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, आपके रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे या जेंडर या इनकम के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी क्लॉज और प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं सब पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, स्क्रूटिनी हुई, और जिन मेंबर्स ने वो प्रोविजन या क्लॉज रखा उस पर उन्होंने अपना रीजन भी दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी यहाँ से आती है कि वहाँ पब्लिक रीजन होता है जो नेशन के इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटी थी, हर अलग अलग सब्जेक्ट की, और ज्यादातर इन कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो या तो जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद जी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ साथ में काम करते थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी साथ में थे, तो हमेशा इनकी जमती थी। बहुत सारे मुद्दे होते थे जिन पे इनकी नहीं जमती थी, फिर भी प्रॉपर रीजनिंग देने के बाद ये अग्री कर जाते थे। जैसे आप डॉक्टर अम्बेडकर को देखो, जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो हमेशा से कांग्रेस और गांधी जी के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि इनने कभी भी शेड्यूल कास्ट या पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करा है। ऐसी अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को देखेंगे तो उनमें मेजॉरिटी, ज़्यादातर इश्यूज में हमेशा डिसएग्रीमेंट होता था, एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे वो, लेकिन फिर भी वो हमेशा साथ में मिलके काम करते थे। तो आपके जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है ये प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं है, ये चेयरपर्सन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था, हमारे पास 8 सब्जेक्ट के लिए कमेटी थी, तो हर कमेटी खुद का प्रोविजन बनाती थी और फिर उस प्रोविजन पे पूरा असेंबली डिबेट करता था।
और वो प्रॉपर रीज़न देते थे। जब वो रीज़न एक्सेप्ट हो जाता था, वोटिंग होती थी, तब उसको इंक्लूड करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये असेंबली टोटल 166 डेज के लिए मिली थी, 2 साल 11 महीने में। और इसके जितने भी सेशन हुए थे इन 166 डेज में, ये पूरे ओपन थे पब्लिक के लिए, मतलब ये ट्रांसपेरेंट था, प्रेस और मीडिया के लिए सबको पता था कि क्या प्रोसेस फॉलो हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट पे जो भी प्रिंसिपल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको सिर्फ शेप दिया है, लेकिन ये प्रिंसिपल आए कहाँ से? प्रिंसिपल आए हैं हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट से। उस टाइम जब हमने स्ट्रगल करा था तब आए, जैसे हमारा इक्वलिटी का प्रिंसिपल, लिबर्टी यानी फ्रीडम का प्रिंसिपल, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा का प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए कहाँ से? हमारा जो एक्सपीरियंस था नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वहाँ से आए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ नहीं करा, इन प्रिंसिपल्स को शेप दिया, एक ढांचा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। अगर हम समझना चाहें ये जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी सबसे सही समरी क्या है? इसकी सबसे सही समरी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम क्या है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था 1946 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पिरेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। इसी ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से कुछ प्रिंसिपल हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए हैं, जैसे कि इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लिबर्टी, सबके पास फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन आप किसी को डेंजर नहीं पहुंचा सकते हो, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर होनी चाहिए लोगों के हाथ में, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी बोलता है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो हर कल्चर के लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से। तो हम इससे ये बोल सकते हैं समरी में, कंक्लूजन में, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ रूल्स नहीं है, उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एक कमिटमेंट दिखाते हैं, हमारा डेडिकेशन दिखाते हैं कि हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम जो हमने प्रॉमिस किया था वो सरकार वो सारी चीज़ें फुलफिल कर सके। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट है? ये बोलता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, सोवरेन रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब यहाँ पे जो पावर है लोगों के हाथ में है और उन रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में है जो लोगों ने इलेक्ट करा है। तो यहाँ पे मोनार्की रूल नहीं करता है, लोग और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इंडिया क्या है? यूनियन है उन सारी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का और इंडियन स्टेट्स का, मतलब प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ पे राजा रूल करते थे, लेकिन ब्रिटिश सल्तनत के अंदर ही रूल करते थे। और उन सारी टेरिटरीज का जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर थे, या उन सारे स्टेट्स का जो यूनियन का, इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। टेरिटरीज क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब जितनी भी पावर होगी वो यूनियन गवर्नमेंट के पास तो होगी पावर, लेकिन स्टेट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास भी खुद की पावर होगी ताकि वो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। जितनी भी पावर होगी और अथॉरिटी होगी सोवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो उसके लोगों से आएगी। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है और उसके राइट्स को सिक्योर भी करता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और फंडामेंटल फ्रीडम भी देता है, जैसे स्पीच का, खुद को एक्सप्रेस करने का, बिलीफ, फेथ, मतलब आपको अगर कोई रिलीजन फॉलो करना था फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना है तो ना भी करें। लेकिन ये सारे जो फ्रीडम है इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारे फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जितने भी पिछड़े हुए वर्ग है, आपकी माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइबल एरिया है, डिप्रेस्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए भी प्रॉपर सेफगार्ड बनाए गए हैं, रिजर्वेशंस बनाए गए हैं जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि ये भी आगे बढ़े और दूसरे लोगों के बराबर इनका वो आ जाए, स्टेटस आ जाए, ताकि सबको एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि ये जो फंडामेंटल राइट है ये फुलफिल हो सके। हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है हमारे रिपब्लिक की, हमारे देश की, और हमारे पास सुप्रीम राइट होना चाहिए लैंड पे, सी पे, एयर पे, लेकिन ये कानून के हिसाब से होना चाहिए। जो हमारा जो लैंड है, जो धरती है, उसको पूरा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन कर सके और वेलफेयर कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये थर्ड फैक्टर है
जो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस बताता है, ये बोलता है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट की क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इनमें जो पावर है वो वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आपके इलेक्शन कमीशंस, तो इनमें पावर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है और इनमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब पावर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है सब में, तो हमने क्या अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। हमारे पास पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हमारा जो, अगर बोलेंगे हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होती है? पावर डिवाइड होती है सेंटर और लोकल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। इसकी 3 ब्रांचेस होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वो यहाँ पे भी दिया है। फेडरल अरेंजमेंट में क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो हमारे चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जितने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन लीडर ने, उनने अपना अप्रोच कभी नैरो नहीं रखा, सकड़ा नहीं रखा। उनने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमें हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है। उनने क्या किया? दूसरी कंट्री में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उनके कुछ प्रोविजंस को बोरो किया। उनने सोचा कि अगर दूसरी कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स और लर्निंग के बाद ही बना होगा। जैसे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं वो हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से लेकर आए हैं, तो उन कंट्री में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना होगा। तो क्यों ना हम जो रेडिली अवेलेबल एक्सपीरियंस है हम उसको यूज़ करें। लेकिन इन्हें डायरेक्टली बोरो नहीं करा उसको उन्होंने डिफेंड किया कि हाँ ये हमारे इंडिया के सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल होगा और उसमें नीडेड वेरिएशन या चेंजेस करे ताकि ये बेस्ट सूटेबल हो। तो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं हमने सिर्फ नई चीज़ ये करी है कि हमने इन जितने भी प्रोविजंस को हमने बोरो किया है इनमें हमने वेरिएशन करे, चेंजेस करे। हमने चेंजेस ये करें कि इनमें जितने भी फॉल्ट्स थे, जो भी शॉर्टकमिंग थी, जो भी नेगेटिव चीज़ थी उसको हमने रिमूव किया और हमारी कंट्री की ज़रूरत के हिसाब से उसको हमने चेंजेस करें। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया की कानून का ही रूल होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज हर रोल, जो हमारी लोकसभा में जो स्पीकर है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होती है। सेंटर को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, केसेस होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाती। तो अगर एक स्ट्रांग सेंटर होगा तो स्ट्रांग सेंटर वो डिसीजन लेगा जो स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और प्रोविजन लिया, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का चार्टर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने देखा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, लोगों के हित में फंक्शन कर रहे हैं। इसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी इज़ लाइक अ वॉच डॉग। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।